नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 7 के प्रथम अध्याय का अध्ययन किया था, उसमें कुछ शेष रह गया था। तो देखिए, आज हम दोबारा से उसी अध्याय के शेष भाग को पूरा करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, यानी समय के परिवर्तन के साथ साथ कौन कौन से राजनीतिक समूह और सामाजिक समूहों का एक तरह से आविर्भाव हुआ। सन 700 और 1750 के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। यानी लेखक कहना चाह रहा है कि 700 ईस्वी से और 1750 ईस्वी, यानी लगभग 1000 वर्षों का जो अध्ययन है वो इतिहासकारों के लिए भारी चुनौती, एक तरह से समस्या रखता है। क्या है देखिए, उसमें मुख्य रूप से इसलिए वो है क्यों चुनौती कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन तो हुए, लेकिन बहुत अधिक परिवर्तन, बड़े पैमाने पर बहुत अधिक परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, यानी बहुत सारी प्रौद्योगिकी उद्योगों का विकास भी इस समय हुआ। कैसे हुआ देखो, बदलाव हुए। जैसे सिंचाई में रहट, यानी सिंचाई, कृषि में जो सिंचाई की जाती है उसमें रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों, बारूद वाले हथियार, यानी एक तरह से तोप और बंदूकें, ठीक है, का इस्तेमाल। यानी इस समय के बीच में 700 ईस्वी से और 1750 ईस्वी के बीच में ये आविष्कार हुए, ये प्रौद्योगिकी का आविष्कार हुए। एक तरह से क्या देखो, सिंचाई में रहट का, है ना, ये आविष्कार हुआ। एक तरह से रहट का चित्र आपको दिखाया जाएगा आगे। और कताई में चरखे, यानी जो कपड़े की कताई बुनाई होती है उसमें चरखे का, और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों का ना। पहले तलवार भालों वगैरह से लड़ाई होती थी, लेकिन इस अवधि के बीच में एक आग्नेय शास्त्र, यानी बारूद वाले हथियार, बंदूक और तोपों का आविष्कार भी इसमें हुआ। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। यानी प्राचीन काल में जो हमारा खान पान था वो खान पान मध्यकालीन भारत में आकर उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए, क्योंकि इस समय में हमारे देश में बहुत से भारी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति में समाहित हो गई, ठीक है। जैसे फारसी है, अरबी है, यूरोपियन है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, ये बहुत सारे आक्रमणकारी इस समय हमारे भारत में आए, है ना। खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, यानी ये जो बताए गए हैं खाने पीने की चीज़ें, ये सब बाहर से हमारे यहाँ पर आ रही थी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए। देखिए यहाँ पर सीधा स्पष्ट जो बता रहा था मैं आपको, वो बताया गया कि ये जो तमाम खाने की चीज़ें हैं या फसलें हैं, ये उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए थे, यानी जो विदेशी थे और हमारे भारत में आए, उनके साथ साथ ये चीज़ें यहाँ पर आई। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा है। यानी जो काल है 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी का जो काल है, समय है, ये देखिए इसमें मुख्य रूप से किस किस चीज़ में परिवर्तन हुआ वो यहाँ पर बताया गया है कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये इतने सारे परिवर्तन इस काल में रहे। तो इस काल को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी कहा गया है। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इससे आगे जो हमारे अध्याय आएंगे उनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। देखिए आगे
इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। यानी प्राचीन काल में मानव जो था ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कम करता था, है ना, आना जाना इसका कम था। लेकिन समय के साथ साथ इस काल में, मध्य काल में एक तरह से आते आते गतिशीलता आ गई, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। अवसर यानी एक तरह से रोजगार की तलाश में लोगों के झुंड यानी समूह के समूह एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करने लग गए। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। किस महाद्वीप में? भारत में। किस उपमहाद्वीप की बात यहाँ पर की जा रही है? भारत की। क्या था? अपार संपदा, यानी बहुत सारी संपदा हमारे भारत में उस समय विद्यमान थी। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है और इसी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण किए गए। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, देखिए, इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी, है ना। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें एक समुदाय था राजपूत। कौन सा? राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकलता है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समय के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। यानी राजपूत जो शब्द था 14वीं सदी के बीच उसके लिए प्रयुक्त होता था, उसके लिए प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? जो क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते थे कि हम क्षत्रिय हैं। ठीक है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, कहीं ये सोचें कि राजपूत में केवल राजा और सामंत आते थे, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। ये राजपूत जो शब्द था इसका विस्तृत अर्थ था। ठीक है। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। यानी जो कवि थे या चारण भाट जो जाति थी वो राजपूतों की, शासकों की आचार संहिता और प्रबल पराक्रम, शूरवीरता, शौर्यता और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। यानी उस समय ये जो यहाँ पर ये जो कौम दी गई है या जात दी गई है, है ना, जाति दी गई है, ये मुख्य रूप से राजपूत में आती थी। देखिए कौन कौन? मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ। कायस्थ किसको कहा गया है? लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति। एक तरह जो बाबू का जो कार्य करती थी उनको ना आदि समूह ने भी उठाया। ठीक है। आगे देखिए, एक शब्द यहां पर दिया हुआ है पर्यावास। पर्यावास का देखिए क्या अर्थ है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। यानी कोई क्षेत्र में कोई निवास कर रहा है तो वहां की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली उनकी कैसी है, इसका ये अर्थ है। ठीक है। आगे देखिए, इस पूरे काल के दौरान क्रम से जंगलों की कटाई हो रही थी। कौन से काल के दौरान?
700 से 1750 ईस्वी के दौरान। और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, यानी खेती का जो क्षेत्र था वो विस्तृत होता जा रहा था, जबकि जंगलों की कटाई यानी जंगलों का क्षेत्र संकीर्ण यानी संकुचित होता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। ये परिवर्तन जो हो रहा था ये किसी क्षेत्र में कम हुआ, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में बहुत अधिक तेजी से हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। जब ये कार्य वहाँ पर वन कटाई के होने लगे, है ना, तो बहुत सी जो जातियाँ थी वहाँ पर, वनवासी जो जातियाँ थीं, उनको मजबूर होकर के और अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कुछ ने तो स्थान छोड़ दिया, लेकिन कुछ जो आदिवासी जनजातियां थी, वनवासी जो जनजातियां थी, उन्होंने जमीन की जुताई करी और वो वहाँ पर कृषि कार्य करने लग गए। एक तरह से वो कृषक यानी किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। जो कृषकों के जो नए वर्ग जो बने, ये जो थे, ये किस किस से प्रभावित होने लगे? बाजार, है ना, मुखियाओं, पुजारियों, मठ और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। यानी इनमें धीरे धीरे जन जागृति आने लगी। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने समाजों का, समूहों का गठन कर लिया। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। यानी कृषि कार्य करने के लिए उनको बहुत सारे कर चुकाने पड़ते थे। और हम देखते हैं अगली क्लासों में जब हम पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में बहुत सारे करों का प्रचलन शासकों के द्वारा किया गया था। और वो शासक वर्ग जो था आम जनता से, मजदूरों से बेगार करवाता था, यानी बिना मजदूरी के कार्य करवाना। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। जब ऐसा हुआ तो किसानों में सामाजिक और आर्थिक अंतर भी उभरने लगे। किस तरह? कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, है ना, किसी के पास तो ऐसी ज़मीन होती थी उसमें उपज, फसल बहुत अधिक होती थी, लेकिन कुछ के पास अनुपजाऊ या कम उपजाऊ जमीन होती थी। कुछ लोग मवेशी पालते थे, यानी कुछ लोग उनमें क्या करते, कृषि के साथ पशुपालन भी करते थे। और कुछ लोग खेती से खाली समय में, जब कृषि कार्य नहीं होता था, उस समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे, यानी हाथ से अपने छोटे मोटे उद्योग चला लेते थे। दस्तकारी होता है हाथ से किसी वस्तु का उत्पादन करना। यानी जब उनके पास समय होता था कृषि कार्य के अलावा, तो वो खाली समय को दस्तकारी कर लेते थे, यानी कुछ और चीज बनाने लग जाते थे। ठीक है। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, है ना, ये यहाँ पर बताया गया है, किसी के पास अब अनुपजाऊ, कोई मवेशी पालता था, कोई कृषि करता था, किसी के पास अधिक उपजाऊ जमीन। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, है ना, अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। जिस प्रकार अंतर होता गया, उसी तरह मानव जो है बहुत सारी जातियों में और उपजातियों में बंटने लग गया। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। जिसने जैसा कार्य किया उसको उसी आधार पर समाज में ऊंच या नीच का दर्जा दिया गया। ये दर्जे स्थायी नहीं थे, यानी ये दर्जा उस समय जो दिया गया ये स्थायी नहीं था ना, यानी अस्थायी था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। यानी दर्जा एक तरह से पद इस आधार पर दिया जाता था या बदला जाता था कि उसके हाथों में कितनी सत्ता, कितना शासन है
उसका कितना प्रभाव है और उसके पास कितने संसाधन हैं, रोजगार के कितने साधन उसके पास उपलब्ध हैं, कितने संसाधनों पर उसका नियंत्रण है ना, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे, यानी पद उसके बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में और कोई और, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दर्जा एक ही जाति के व्यक्ति का हो सकता था। आगे देखिए, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। जो जातियां थी वो अपने सदस्यों को नियंत्रण में रखा जाए ना, इसके लिए अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, है ना। किसी भी जाति के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, गणमान्य व्यक्ति होते थे, वो इन नियमों को बनाते थे और उनकी एक सभा, एक समिति होती थी, वो इन नियमों का पालन करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। लेकिन होता क्या था, गांव में जो रिवाज, रीति रिवाज बने पड़े हैं, उनका उन जातियों को एक तरह से पालन करना पड़ता था, उनको भी मानना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था, है ना। गांव पर क्या होता था? मुखियाओं का शासन। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी, यानी बहुत से गांवों का एक समूह बनाते थे और इसको छोटे राज्य की इकाई एक तरह से घोषित करते थे। देखिए आगे इसमें क्या है, क्षेत्र और साम्राज्य। क्या है? क्षेत्र और साम्राज्य। इसमें हम पढ़ेंगे चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4। यानी इन अध्यायों में ये जो दिए गए हैं वंश, एक तरह से शासक, इनका अध्ययन हम करेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे, यानी बहुत सारे क्षेत्र पर इनका शासन था। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, है ना, प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। यानी अध्याय 2 में प्रशस्ति हम देखेंगे में एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। यानी इसमें बताया गया कि जो क्षेत्र, शासकों का क्षेत्र कितना विस्तृत था, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। किसका? गयासुद्दीन बलबन। उसकी एक प्रशस्ति हमको प्राप्त हुई है, उसको हम आगे देखेंगे। इसमें उसके गयासुद्दीन बलबन के एक विशाल साम्राज्य का वर्णन किया गया है और उसे विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, यानी एक तरह से राजा बताया गया है। वो उसका क्षेत्र देखे, उसके शासन का क्षेत्र, उसका शासित क्षेत्र कहाँ पर, कहाँ तक उसका विस्तार था, उसको हम देखते हैं। पूर्व में बंगाल, पूर्व में कहाँ तक था? बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, कहाँ तक था? ये पूर्व से और पश्चिम तक का क्षेत्र बताया गया कि इस क्षेत्र में उसका अधिकार था, यहाँ पर उसका शासन चलता था। अफगानिस्तान के गजनी, है ना, गज्जन जिसको क्षेत्र को बोलते हैं, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, यानी इसमें दक्षिण भारत का क्षेत्र भी आता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। यानी इसका एक तरह से साम्राज्य बहुत विशाल था और ये क्षेत्र बता गए, इसकी सेना भी उसके आगे नहीं टिक पाती थी और वो पलायन कर जाते थे।
इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। इतिहासकार जो हैं वो जो ये एक तरह से विवरण दिए गए हैं, प्रशस्तियों में जो इनकी प्रशंसा की गई है, इसको अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। यानी ये बहुत बढ़ा चढ़ा करके इनको यहाँ पर लिखा गया है। साथ ही वे ये मानने की, ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। इतिहासकार इस बात को जानने में भी लगे रहते हैं कि क्या मतलब था उनका, क्या उद्देश्य था शासकों का, जो उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख करते रहते हैं, यानी उनका बखान क्यों करते रहते हैं ना। आगे देखिए, बीच में जो आया है इसको हम पढ़ लेते हैं वरुण। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था। किस बात पर? इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। हमको पता है हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो ये उसने महसूस किया, गौर किया, इस पर विचार किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है ना। क्षेत्र के हिसाब से अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दार समुद्री, जो दार समुद्री कहाँ चलती थी? दक्षिण कर्नाटक में। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मैं बारी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। ये इतनी सारी भाषाएं यहाँ पर थी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। यानी इन भाषाओं के अलावा क्या एक संस्कृत भाषा भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये जो भाषाएं दी गई हैं ये क्षेत्र विशेष की भाषा हैं, लेकिन जो संस्कृत है ये किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता इस भाषा को नहीं जानती है। यानी संस्कृत भाषा को पढ़ लिख और जान कौन सकते हैं? केवल ब्राह्मण, आम जनता की समझ से ये परे की भाषा थी। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई है और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाई जिन उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती हैं। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। ये आपको सारे क्वेश्चन आंसर अब अपना अध्याय पूरा होने के बाद में आपको कराए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, यानी उनके सीमाएं तय हो चुकी थी और अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। यानी उनकी एक तो क्षेत्र, एक भाषा और सांस्कृतिक मान्यताएं या विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी, है ना। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। यानी जो क्षेत्र थे ये किन से जुड़ गए? राजवंशों से। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती थी, यानी इनमें युद्ध भी चलते रहते थे। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल, यानी खिलजी जिसको हम बोल सकते हैं, खलजी, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। यानी बहुत बड़े क्षेत्र पर ये अधिकार कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।